आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सिल्वर के हैलाइड में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला कौन सा है? कौन सा इनमें से ऐसा है जो सिल्वर का हैलाइड ऐसा है जो पानी में सबसे कम घुलेगा? साथ में मैं आपको मेरे नोट्स के कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा कि देखो ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी, इस जगह पर पढ़ी थी और इस जगह पर मैंने ये ऑर्डर आपको लिखवाया भी है। मैं ये भी बताऊंगा कि देखो ये ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा सिल्वर हैलाइड? तो जब भी इस तरह का कोई विलयशील, कम विलयशील, ज्यादा विलयशील ऐसा कुछ आ जाए ना, तो आप समझ लो आपके केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। और टॉपिक किसका है? फायांस के नियम का टॉपिक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो कि भैया घुलनशीलता का आ गया, हैलाइड्स का वगैरह का, इसका मतलब ये आपका फेजांस रूल है। और फेजांस रूल में हम क्या बोलते हैं? सिल्वर के हैलाइड है जिसमें AgF है, AgCl है, AgBr है और AgI है। इसमें हम घुलनशीलता वगैरह आते ही सीधा दिमाग फेजांस रूल पे लेके चले जाओ कि ये फेजांस रूल से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पूछा गया है। तो फेजांस रूल में हमने देखा कि I- का यहाँ पे आकार बड़ा होता है, F- का आकार छोटा होता है। तो F- का आकार छोटा होगा जबकि यहाँ पर ऋणायन का आकार बड़ा है। जब ऋणायन का आकार बड़ा होता है तो उसमें ध्रुवण भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ध्रुवण ज्यादा होने से उसमें सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होते हैं और अगर सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होंगे आयनिक लक्षण कम हो जाएंगे। और जब आयनिक कम होता है तो घुलनशीलता भी कम होती है ना। तो सहसंयोजक ज्यादा मतलब आयनिक लक्षण कम, और जो आयनिक कम होता है वो लेस सोल्यूबल होता है वाटर में। तो ये हो जाएगा आपका लेस सोल्यूबल, ये आपका कम विलय होगा, लेस सोल्यूबल कौन होगा? AgI आपका जो है सबसे लेस सोल्यूबल होगा इन वाटर, पानी में। आप देखें और अच्छे से आंसर लगाएं भैया। AgI होगा न कि AgF हो, नहीं न कि AgF होगा। जो भी आप आंसर 1 लगा रहे हैं थोड़ा टॉपिक को समझें, है ना। हाँ, फर्स्ट का आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो है वो डी होगा, AgI। कारण इसमें सहसंयोजक लक्षण जो है वो ज्यादा है तो आयनिक लक्षण इसमें कम है। ये ऋणायन का आकार है, धनायन का नहीं है। ये ऋणायन का आकार है ना। तो ऋणायन का आकार बढ़ता है तो उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, वो जल्दी ध्रुवित हो जाता है। और जब जल्दी ध्रुवित हो जाएगा तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे तो आयनिक लक्षण उसमें कम हो जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित यौगिकों के समुच्चय में से किस समुच्चय का आबंध क्रम 1 है? आबंध क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर। जब भी कभी ऐसे बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड सवाल आ जाए, देखो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये आपका MOT का सवाल है और मैंने वहां सिंपल 3 ट्रिक्स लिखा रखी है आपको। अगर आपने पढ़ लिया उसको, सिंपल 3 ट्रिक्स लिखा रखी है, अगर वो ध्यान है MOT का कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है। और MOT वैसे आपके सिलेबस में इंडिकेट नहीं किया हुआ है कहीं दूर दूर तक, लेकिन 21 वाले पेपर में सवाल आया इसलिए मैंने MOT टॉपिक पढ़ाया और आपको रिकॉर्डेड दिया है। ठीक, अब क्या बताया था? आबंध क्रम निकालना हो, किसका बंध क्रम 1 होगा? तो मैंने बताया था नाइट्रोजन, याद रखो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है। अब इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बंध क्रम जो है उसमें 0.5 का फर्क पड़ता है। यानी 14 से 15 होगा तो 2.5, 16 होगा तो 2, 1.5 और 1। या फिर 14 से पहले चले जाओ, 13, 12, 11 या 10 हुआ तो भी 0.5 का फर्क पड़ेगा। 2.5, 2, 1.5 और 1। बस इसको देखकर आप आसानी से आंसर दे सकते हो किसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, या तो 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और या फिर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता है। बोलो भैया किसके अंदर दिख रहा है आपको? फ्लोरीन में 9 और 9 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और ऑक्सीजन O2 8 और 8 16, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों में 18 18 इलेक्ट्रॉन है और जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। नाइट्रोजन का और CO का बराबर होगा। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, CO में भी 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा।
फ्लोरीन में 18 है तो इसका मतलब 1 होगा, और NO प्लस में CO के बराबर होगा 3। तो इसको देखकर अपन आइडिया लगा सकते हैं कि बंद क्रम किसका ज्यादा होगा, किसका कम। इजीएस्ट ट्रिक है ये बंद क्रम को पहचानने की। ठीक, बाकी भैया जितने जिन्हें भी हैं सब अपना एक प्रॉपर वे में आंसर सेंड करें जो आपने बनाया है, जो आपने लिखा, क्योंकि आप अगर इनको रट के जाओगे, जाओ भले ही, एग्जाम में यही आपको वापस मिलने वाले नहीं है। भले ही आप इनको रट के जाओ, एग्जाम में आपको वापस ये चीजें मिलने वाली नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, ये थोड़ी आएंगे। कौन सा अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है, कॉन्सेप्ट यही लगेंगे उसमें, पेपर में चेंज होगा। स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं इसको, जरूर देख सकते हैं स्ट्रक्चर से भी, है ना। स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो, बट क्यों बना नहीं सबकी स्ट्रक्चर, अगर अपने पास सिंपल ट्रिक है। अगर इलेक्ट्रॉन 20 प्लस हो तो कैसे निकालेंगे भैया, उस समय हमारा एमओटी काम नहीं करेगा। एमओटी 20 इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र तक ही, मतलब नियॉन तक ही एप्लीकेबल है, जिसमें 0 होगा। 20 से ज्यादा हो गया तो एमओटी एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन सा अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है, जो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन है, लेड है पी ब्लॉक का एलिमेंट, और पी ब्लॉक में ही अक्रिय युग्म प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एस और डी में अक्रिय युग्म प्रभाव नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। पी में हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए और बताइए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन न तो विशुद्ध एस मतलब शुद्ध एस और न ही शुद्ध पी ऑर्बिटल में रखता है, बल्कि उन्हें ऐसे कक्षकों में यानी ऑर्बिटल में रखता है जिनमें, तो हमें पता है, हमने देखा था ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी लेयर स्ट्रक्चर होता है। कार्बन के अपर रूपों में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि ग्रेफाइट जो है लेयर स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, और ग्रेफाइट का जो प्रत्येक कार्बन है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है, मतलब इसमें 50% तो s लक्षण होते हैं, 33.33% तो होते हैं s, और 66.66% जो होता है वो p होता है। तो s आप देख लो 33% होना चाहिए और p आपका 66% होना चाहिए। बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यस, sp2 होता है तो बी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टॉपिक जो हमने पढ़ा वहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक में आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों है। आयनिक बंध भी है और सहसंयोजक बंध भी मौजूद है। तो भैया ध्यान दीजिए, ऐसा सवाल बहुत बार आता है एग्जाम में कि कौन सा आयनिक है, किसमें आयनिक सहसंयोजक उप सहसंयोजक तीनों मौजूद है। ये नॉलेज जो है, ये क्वेश्चन को करने की नॉलेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त साथ में आती है। इसका कोई हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ही होगा उसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं। जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर पढ़ते जाते हो तो आपको एक नॉलेज हो जाती है कि हाँ इस स्ट्रक्चर में ओजोन है तो एक उप सहसंयोजक बंध होता है, नाइट्रिक एसिड है तो हाँ एक उप सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध होता है, ये हमें पता चल जाता है। बट यहां देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, और NH4Cl में क्या होता है, NH4 तो होता है प्लस और Cl होता है माइनस, और इन दोनों के बीच में एक आयनिक बंध होता है NH4 में। और जो NH बंध है ये तो हो गया आपका आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध NH4Cl में आयनिक बॉन्ड, और ये जो बंध होता है ये होता है आपका सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध होता है। इसका मतलब इसमें दोनों तरह के बॉन्ड मौजूद हैं। अमोनियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में केवल आयनिक है, अगर धातु और अधातु आ जाए तो समझ लो आयनिक है। H2SO4 में नहीं होता है भैया, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं होता है। H2SO4 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें यहाँ डबल बॉन्ड O लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH लिखते हैं, ये H2SO4 होता है। लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें जो है उप सहसंयोजक बंध आता है। लुईस ऑक्टेट HNO3 में होता है। HNO3 में क्या कहते हो, आयनिक बंध नहीं होता है ना। ये H2SO4 में जो H जुड़े हुए हैं ये आयनिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं,
दे आर नॉट आयनिक, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें आयोनिक कैरेक्टर विद्युत ऋणता अंतर की वजह से ज्यादा आ जाएगा, तो इसमें कोई आयनिक बंध नहीं है H2SO4 में, ध्यान रखना सारे बंध H2SO4 में सहसंयोजक है, ठीक है। हाँ, सारे साल के जितने भी मेरे पास आए हैं, आपके पास भी हो अगर तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, जितने मुझे भेजे गए हैं उतने 5-7 पेपर भेजे हैं वो मैं आपको करवा दूंगा सारे PYQs। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सभी सहसंयोजक होते हैं, मेटल नॉन मेटल के बीच में दो नॉन मेटल है तो हमेशा क्या होगा, सहसंयोजक बंध होगा, मेटल नॉन मेटल है तो आयनिक होगा, और ये है पानी में भी क्या है, देखो नॉन मेटल OH नॉन मेटल मतलब सहसंयोजक बंध है। चलिए अगला देखें, परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है जब इसके संकृत कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल के गुण बढ़ते हैं, तो हमें पता है ना कि विद्युत ऋणता कब बढ़ती है, विद्युत ऋणता समानुपाती होती है प्रतिशत S लक्षण, S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो नाभिक जो है उस इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसमें S लक्षण ज्यादा होते हैं वो नाभिक के पास होता है, नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगता है, वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक ज्यादा खींच लेगा अपने पास में, विद्युत ऋणता इस चीज से बढ़ जाती है। H2SO4 में S और O कोऑर्डिनेट है या डबल बॉन्ड है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर की वजह से आता है, तो हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, लुईस ने तो इसको ऐसे समझाया था कि भैया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है जिससे सल्फर जो है OH और OH का अष्टक पूरा हो जाता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, 2 यहाँ 8, ये तो अष्टक पूरा करने की अवधारणा है, अदरवाइज H2SO4 की ओरिजिनल जो NCERT स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं, कहीं पर भी जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है जो सिर्फ अष्टक पूरा करना बताता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस की अष्टक संरचना है ये, और ये खाली ये बताती है कि भाई अष्टक पूरा करना है, लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर नहीं होती है, H2SO4 में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, ये होता है H2SO4 OH और OH, ये इसका सही स्ट्रक्चर है क्योंकि अष्टक का प्रसार कर सकता है, हाँ ये अपना अष्टक का प्रसार कर सकता है। H2SO4 में कौन से बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, कोई आयनिक बंध नहीं होता, कोई उप सहसंयोजक बंध नहीं होता, सभी बंध आयनिक बंध होते हैं, ऑल बॉन्ड्स आर आयोनिक इन कोवेलेंट इन H2SO4, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी, क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा SD, S लक्षण बढ़ने के साथ विद्युत ऋणता बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस ट्राइहेलाइड में सबसे ज्यादा ऊष्मीय स्थायित्व यानी कि तापीय स्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी आ रही है, देखो जैसे ये थर्मल स्टेबिलिटी आ जाए P ब्लॉक के अंदर ना, तो जो मैंने आपको बताया था आकार बढ़ता है, बंध ऊर्जा घटती है, अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ती है और अपचायक सामर्थ्यता बढ़ती है, लेकिन तापीय स्थायित्व घटता है, बताया था ना, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, तापीय स्थायित्व जब हम चलते हैं NH3 से PH3, PH3 से ASH3, ASH3 से SBH3, तो इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बंध लंबाई मैंने ऑर्डर से ये बता रखे हैं आपको, बंध लंबाई क्योंकि आकार बढ़ता है, बंध लंबाई बढ़ने से बंध ऊर्जा बढ़ती है, बंध ऊर्जा कम होती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, और बॉन्ड एनर्जी जब डिक्रीज होती है बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, और इसकी वजह से थर्मली ये लेस स्टेबल होता है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, तापीय स्थायित्व कम होता है, जल्दी से हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज कर देगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, अमोनिया, थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अमोनिया थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है, और सबसे कम थर्मली स्टेबल होता है BiS3, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, सबसे लेस थर्मली स्टेबल होता है बिस्मथ, BiS3। चलिए अगला सवाल देखिए, और भी कोई डाउट्स हो आपके आप पूछते रहिएगा, मैं आपको बकायदा उनके सही जवाब दूंगा, जो भी आपके डाउट्स हो या जो भी आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज पूछना चाहता हो। कहते हैं यदि कैल्शियम के हैलाइड को उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही अनुक्रम क्या होगा, क्वेश्चन समझो भैया,
क्या क्वेश्चन आ गया? ये आपका आयनिक बॉन्ड का क्वेश्चन आ गया। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, इसका मतलब आयनिक बंध यानी फेजांस रूल। आयनिक बंध का मतलब हो गया फायांस का नियम। गलनांक के बढ़ते क्रम में तो दो चीजें लगेगी, ध्यान दो। उस दिन भी किसी ने मुझे पूछा था और वो मैं उनको जवाब दे रहा हूं यहीं पे लाइव क्लास में, मेरे पास मैसेज भी आया था, बट मैं आपको जवाब दे रहा हूं यहाँ पे उसका। फायांस एंड जल योजन और फायांस और एक दूसरा है हमारे पास जालक ऊर्जा। ठीक है, फायांस और जालक ऊर्जा दो कॉन्सेप्ट है। जालक ऊर्जा के बारे में मैंने क्लियर कट आपको बता रखा है कि जालक ऊर्जा हम कहां पे काम में लेंगे। कॉन्सेप्ट या तो लिथियम के हैलाइड होंगे या सेकंड ग्रुप के, सेकंड ए ग्रुप जो है क्षारीय मृदा धातु तत्व, सेकंड ए ग्रुप के सल्फेट हो या कार्बोनेट हो या नाइट्रेट हो। सेकंड ए ग्रुप में हम लैटिस एनर्जी को देखकर स्टेबिलिटी बताते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। लैटिस एनर्जी को देखकर थर्मल स्टेबिलिटी बताते हैं जब जालक ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट इनमें लगता है। जैसे यहां चेंज हुआ, यहाँ कैल्शियम आ गया भैया, लिथियम नहीं है, हम फायांस का नियम यूज कर लेंगे। गलनांक के बढ़ते क्रम में, तो गलनांक के बढ़ते क्रम में जो आयनिक होता है उसका गलनांक ज्यादा होता है, जो आयनिक होता है उसका गलनांक ज्यादा होता है। तो इन चारों में बताओ, एक है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। I माइनस में क्या होगा? आकार बड़ा है, ध्रुवण ज्यादा हो जाएगा। ध्रुवण ज्यादा तो सहसंयोजक लक्षण जो है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे, तो ये आयनिक कम हो जाएगा। और जो आयनिक कम होता है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, MPBP कम होता है। जो आयनिक होते हैं, आयनिक कम होते हैं। आयनिक यौगिकों के क्वथनांक गलनांक सहसंयोजक यौगिकों से उच्च होते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें से सबसे गलनांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाना है तो फ्लोराइड जो है वो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें ध्रुवण बिल्कुल कम हो रहा है। और अगर ध्रुवण इसमें कम हो रहा है तो इसका मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजक लक्षण जो है वो कम है और आयनिक ज्यादा है। और जो आयनिक ज्यादा होता है उसके अंदर MPBP, विलेयता, है ना, ये सारी चीजें, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें ज्यादा होती है। फायांस के नियम से हम समझा देंगे और आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब अगर यही मान लो लिथियम के हैलाइड होते, LiCl, LiBr, LiCl, LiF, समझिएगा भाई आपने जो पूछा था, ठीक है रमाशंकर जी, LiF, LiCl, LiBr और Li, अगर ये लिथियम के हैलाइड होते तो हम इसमें फायांस का नियम नहीं लगाते हैं। हम इसके अंदर क्या लगाते हैं? हम इसके अंदर लैटिस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, स्मॉल स्मॉल बिग बिग। तो यहां पर ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। स्मॉल स्मॉल में लैटिस एंथैल्पी यानी कि जालक ऊर्जा क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लैटिस एंथैल्पी मतलब बीच में बढ़िया अट्रैक्शन है, आकर्षण उच्च है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तापीय स्थायित्व लिथियम फ्लोराइड का ज्यादा होता है लिथियम आयोडाइड से। लेकिन यही अगर सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड हो जाता तो हम उसमें लैटिस एंथैल्पी की जगह फेजांस रूल यानी कि फायांस का नियम काम में लेते हैं। समझ आ गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ाते हैं। साथ में मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं, जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी समझ लो, एक तरह से साथ में चल रहा है। सहसंयोजी यौगिक साधारणतया क्यों कम गलनांक, क्रम नहीं है ये, कम है ना, क्यों कम गलनांक वाले होते हैं? गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट का कम होता है भैया, आयनिक का ज्यादा होता है, ध्यान रखना। आयनिक का ज्यादा होता है, कोवेलेंट का कम होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, स्थिर वैद्युत आकर्षण है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है? आयनिक का हाई होता है, कोवेलेंट का कम। और कम होने का कारण क्या है? इनके बीच में दुर्बल वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सहसंयोजक यौगिक दुर्बल वॉन्डरवॉल आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ड्यू टू द
वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दुर्बल वैंडरवॉल आकर्षण बल के कारण। बात समझ में आ गई। आयनिक में स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स के बाद जो दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। निम्न को बंद कोण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। मैंने उस दिन भी कहा था, मुझे नहीं पता ये सब सवाल, बट सर डायमंड का एमपीबीपी ज्यादा होता है। दीज आर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नाम सामान्यता। आप सवाल को पढ़िए, आप यो थोड़ी कह रहा है कि साधारणतया, साधारणतया का मतलब है ना यूजुअली, यूजुअली मतलब 100 जने हैं तो उसमें एक अगर अलग कर रहा है तो उसको थोड़ी, उसको प्राथमिकता थोड़ी देंगे कि भाई तेरा ज्यादा है इसका मतलब सबका ज्यादा है। जिनका बाकी वालों को देखेंगे, एक एक्सेप्शन हो गया डायमंड। जैसे ग्रेफाइट है, हम बोलते हैं बाकी वाले विद्युत के कुचालक होते हैं सहसंयोजक, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है तो ग्रेफाइट की मर्जी थोड़ी चलेगी कि सभी सहसंयोजक यौगिक चालक हो। वो एक्सेप्शंस को अलग धरिए, है ना, वो अलग चीज है। यूजुअली मतलब साधारणतया, कॉमनली। बोलो भैया क्या बताया था, ऊपर से नीचे VSEPR, VSEPR EPR में पढ़ा दिया था, और साथ में इसमें भी बताया था आपको, किसमें, P ब्लॉक में भी, कि ऊपर से नीचे जाएंगे इनमें तो क्या होगा। सबसे पहला हो गया H2O, फिर H2S, फिर H2Se और फिर H2TE। क्या क्या चीज बताई थी, कारण, कारण बताया था विद्युत ऋणता। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण घटता है। सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण घटता है। ये VSEPR में मैंने आपको लिखवाया था, केंद्रीय परमाणु के लिए, है ना, सेंट्रल एटम के लिए, सेंट्रल एटम के लिए केंद्रीय परमाणु के साथ ही ऐसा करना है, बाकी नहीं। तो बस बढ़िया है, सिंपल सा। H2O का सबसे ज्यादा होगा, H2S का कम, H2Se का और कम, और H2TE का सबसे कम होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। बोलो भैया बात समझ में आई आपको, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू द कैल्शियम कार्बाइड एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है। ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन, सर साइज भी फैक्टर हो सकता है। देखो साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड है ना एक दूसरे से। आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे आकार, आप आकार से बोल दो। आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणता घटती है, विद्युत ऋणता घटती है तो बंद कोण भी घटता है। ठीक है, करेक्ट। चलिए इसमें देखिएगा कैल्शियम कार्बाइड, ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, एल्केन बनाने की मेथड, और वहां मैंने आपको बताया था इन चीजों के बारे में। बेरिलियम कार्बाइड Be2C, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, और एक और था मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। इनके चारों के जल अपघटन बताए थे कि जब बेरिलियम कार्बाइड का जल अपघटन करते हैं तो मीथेन बनती है, और एल्यूमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन पर भी मीथेन बनती है। कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन पे C2H2 बनता है, एथाइन, और एल्यूमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन पे प्रोपाइन बनता है, ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता है। प्रोपाइन जो है वो बनता है एल्यूमिनियम कार्बाइड से। तो कौन सी चीज बनेगी, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने पर एसिटिलीन बनती है, एसिटिलीन बनती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा। वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग गैस जो दो मेटल को जोड़ते हैं ना, वो वेल्डिंग गैस होती है ये एसिटिलीन, CH2C2H2, एसिटिलीन या वेल्डिंग गैस। और इथाइन होती है ना, इथाइन, एथीन, उसे बोलते हैं फ्रूट रिपेनिंग गैस, फलों को पकाने वाली गैस। ये होती है फलों को पकाने वाली, इथीन, फ्रूट रिपेनिंग गैस, है ना, फलों को पकाने वाली गैस, फलों को
पकाने वाली गैस, फ्रूट रिपेनिंग गैस, और ये वेल्डिंग गैस होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं वेल्डिंग गैस, मेटल्स को वेल्ड करने वाली गैस। इनऑर्गेनिक में कहाँ रिएक्शन है और कैसे याद, इनऑर्गेनिक में है ही नहीं रिएक्शंस, तो रिएक्शंस तो ऑर्गेनिक में आती है। इनऑर्गेनिक में तो आपके कोई रिएक्शन वाले टॉपिक्स ही नहीं है जैसे इसमें रिएक्शंस हो। आगे देखो, और इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस तो याद रखनी नहीं है, जैसे ये भी था ना कि जल मिलाने पर कौन सी गैस बन, तो आपको तो प्रोडक्ट याद रखना है, पूरी रिएक्शंस थोड़ी पूछेंगे आपसे। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एक कक्षक में हास कर सकती है, मतलब एकोमोडेट, यानी एक कक्षक में रह सकती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एक कक्षक में, सिर्फ एक कक्षक की बात करिए, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ एक कक्षक के बारे में बात करी है कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो भैया एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2। कोई भी हो, चाहे वो S हो, चाहे P हो, चाहे D हो, चाहे F हो, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, SPDF कोई भी हो। ये भी हमने क्लासरूम में क्वेश्चन भी किया हुआ है और लिख भी रखा है, एक ही कक्षक में 2। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक sp3 संकरण नहीं दिखाता है? तो बहुत इजी सवाल है, तो CH4 में होता है, अमोनिया में होता है, पानी में लोन पेयर होता है तो हो जाएगा, अमोनिया में लोन पेयर होता है। देखो ये BF3 जो है, और ध्यान दीजिएगा आप, जो अभी मुझे पूछ रहे थे सर बैक बॉन्डिंग के बारे में बता दो, पी बॉन्डिंग के बारे में बता दो, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें इस पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका संकरण क्या हो गया, संकरण हो गया sp2। कोई लोन पेयर नहीं है, संकरण हो गया sp2, 3 सिग्मा बंद है, हमारा आंसर आ गया। अब जिन्होंने पूछा था मैं उनको बता रहा हूं कि सर बैक बॉन्डिंग क्या होती है। यहां देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, हमारे पास 2 परमाणु है A और B, ठीक है। जो एक परमाणु है उसके पास क्या होना चाहिए, खाली D या P कक्षक, क्या होना चाहिए उसके पास, खाली D या P कक्षक एक के पास, और एक के पास क्या होना चाहिए, एक के पास होना चाहिए लोन पेयर। जब 2 पास पास वाले परमाणु में एक के पास खाली कक्षक हो और एक के पास कक्षक में लोन पेयर हो, तो ये अपना लोन पेयर जो है वो इसके खाली कक्षक में डाल देता है, ये अपना लोन पेयर इसके खाली कक्षक में डाल देता है और पाई बंद बना लेता है। इसी चीज को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अरे पहले तो अच्छे से लिखो ना, क्या होंडा का नियम पहली बार ही सुना है मैंने? हाँ, होंडा का नियम है, होंडा का नियम है। होंडा ने कौन सा नया नियम दिया भाई? होंडा के नियम कौन से कक्षकों के लिए लागू होता है? पी कक्षकों के लिए लागू होता है, जिसमें समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं उसमें हुंड का नियम लागू होता है। समान ऊर्जा के कक्षक होने चाहिए, जैसे पी या डी या एफ, एस में नहीं लगता। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी। देखो यहाँ पर भी फ्लोरीन के पास क्या है, इस तरफ बना के बता दो, चलो यही ले लो। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरोन में sp2 है तो खाली कक्षक है, तो ये इसके साथ में बैक बॉन्डिंग कर लेता है। ये कॉन्सेप्ट होता है बैक बॉन्डिंग का, पी पाई बैक बॉन्डिंग या पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये जिसमें भी होगा वहां बैक बॉन्डिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, वहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, BF3। क्लियर हो गया? किसने पूछा था बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग क्या होती है? ये बैक बॉन्डिंग है, जहां पर भी दिखे वहां बैक बॉन्डिंग बोल देना। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर डिक्रीजेस इन ऑर्डर। लिख रखा है हमने VSEPR में, सबसे ज्यादा प्रबल। अरे आप पढ़ो तो सही, अभी उसका प्रैक्टिस करवा दीजिए, उसका करवा दीजिए, करवा देंगे हमें। मुझे पता है कि ऑर्गेनिक में थोड़ा आपका हाथ तो है, सबका ही थोड़ा डल है। जो आपको मैंने मटेरियल दिया था ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस सेट, मैं वो प्रैक्टिस सेट क्लास में पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा। उसमें जितने क्वेश्चन है सारे, जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया था ऑर्गेनिक का, आप उसको प्रिपेयर करके रखें, तैयार करके रखें। मैं वो आपको पूरा प्रैक्टिस सेट जो है उसके सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो मैं पूरे के पूरे बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ।
ठीक है। उसके साथ में आगे वाले जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मैंने आपको दे रखे हैं, एल्डिहाइड कीटोन तक मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, एल्काइल लाइट तक मैंने आपको दे रखा है। तो उन सारे चैप्टर्स को हम एक साथ में, उनके जितने क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, क्या आंसर आएगा? सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एलपी, एलपी, लोन पेयर, लोन पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एलपी, एलपी रिपल्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एलपी बीपी से, और एलपी बीपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बीपी बीपी से, अकॉर्डिंग टू VSEPR। कौन सा यौगिक विस्तारित ऑक्टेट नहीं रखता? मतलब किसमें ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होता, एक्सपेंडेड ऑक्टेट किसमें नहीं है? तो भैया जिसमें डी नहीं है, क्योंकि जिसमें डी होता है वो अपना स्ट्रक बढ़ा लेता है। काउंटिंग कैसे करते हैं, कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे? बना लो, काउंटिंग का क्या दिक्कत है, इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। ये देखो काउंटिंग कैसे करनी है भैया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, है ना। कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड बने इसमें। कितने पाई बॉन्ड बने? 2 पाई बॉन्ड बने। इसका संकरण क्या है? sp2। यहाँ एक लोन पेयर है, sp2 संकरण है, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना। इसका मतलब जितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो नंबर हो गया उसका, पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड का नंबर हो गया, पी पाई या पी पाई डी पाई का नंबर हो गया। वो जितने पाई बॉन्ड है मतलब वही तो पी पाई डी पाई बॉन्ड से बन रहे हैं। और बाद में देख लो sp2 है तो एक वाला तो बनेगा किससे? p से p के साथ, और एक वाला बनेगा p का d के साथ, क्योंकि sp2 है तो एक p काम हो गया, अब एक p ही बचा है। चलिए, क्या आंसर होगा इसका? NO2। NO2 में अष्टक का विस्तार नहीं हो सकता है। कारण क्या है? नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, अष्टक का प्रसार नहीं हो सकता। नीचे दिए गए यौगिकों में किसमें उसके परमाणु के बीच आबंध स्पष्टीकरण आयनीकरण, कुछ इंग्लिश में देखें क्या लिखा है, कोवेलेंट, आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये जो है ये है समन्वयी आबंध है, स्पष्टीकरण आयनिक सहसंयोजक, एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट। मतलब तीनों तरह के बॉन्ड, तीनों तरह के बॉन्ड निम्न में से किसमें मौजूद है? आयनिक भी है, सहसंयोजक भी है, और साथ में उप सहसंयोजक भी है। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आप ऑर्गेनिक में, मतलब केमिस्ट्री में जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते जाते हो, देखते जाते हो, तो दिमाग में रहता है कि कौन कौन सा बॉन्ड होगा। इसमें मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं, वो है नाइट्रिक एसिड। क्या कह रहा है? आयनिक सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया। तो आप बोर्ड पे देखिएगा, इसमें करेक्ट क्या हो सकता है? OH, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। यहां पे होता है H+ और O-, HNO3। ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब नाइट्रिक एसिड में ये वाला बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड जो आपको दिख रहा होगा आयनिक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये दोनों सहसंयोजक बंध है। तो HNO3 में तीनों तरह के बॉन्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सर 15वां क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्या था 15वें में? अष्टक अपूर्ण है। अरे भैया जिसके पास भी डी है, जैसे फास्फोरस के पास डी है, सल्फर के पास डी है, सल्फर के पास डी है, डी होगा तो वो अपना अष्टक बढ़ा लेगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास डी कक्षक नहीं होता। जब डी नहीं होगा तो वो अपने अष्टक का प्रसार कैसे करेगा? ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। ठीक, चलिए ये सवाल हो गया आपका। नाइट्रिक एसिड इज करेक्ट आंसर। प्रतिबंधी अणुकक्षक कैसे बनता है? तो एमओटी में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि प्रतिबंधी अणुकक्षक बनते हैं जब दो साई आपस में जुड़ते हैं, साई1 और साई2। मतलब दो कक्षकों के तरंग फलन जब आपस में जुड़ते हैं, साई1 प्लस साई2 का स्क्वायर, तो इससे बनता है बंधी अणुकक्षक। जब जुड़ता है तो बनता है बॉन्डिंग, और जब दोनों घटते हैं साई1 माइनस साई2 का स्क्वायर, तब बनता है प्रतिबंधी अणुकक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो भैया क्या आंसर होगा? सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, दो परमाणु कक्षकों के
व्यक्लित अतिव्यापन द्वारा, मतलब माइनस करने के द्वारा, केवल दो सबट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, दूसरा क्या है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, s कोई जरूरी नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल में जब सबट्रैक्टिव एक दूसरे में से घटेंगे, डी या पी कैसे होता है भैया, वो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होगा ना, जैसे नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 होता है बस, तो 2p के आगे डी आता ही नहीं है, 2d होता ही नहीं है और 2d होगा ही नहीं। अरे ऑक्टेट रूल से ही तो किया है 15वां सवाल भाई। हाँ, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव होता है तो बॉन्डिंग बनता है, डिस्ट्रक्टिव होता है इंटरफेरेंस, तो बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग प्रतिबंधी अणुकक्षा। 15वां क्वेश्चन अष्टक नियम से ही किया है, ऑक्टेट रूल से ही किया है, NO2 में ऑक्टेट रूल से ही किया है। 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, 2 2 4 2 6 और 1 7, और ऑक्टेट को एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू कोवेलेंट कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग, ये तो आ चुका था, अच्छा नहीं आया। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः कम गलनांक और क्वथनांक क्यों रखते हैं, अच्छा ये आ चुका था ना। हाँ, कमजोर या दुर्बल वॉन्डर वॉल आकर्षण बल के कारण, हो सकता है रिपीट कर दिया हो। ठीक, नेक्स्ट, द्रव्य के परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अभिधारणाओं में नीचे दिया गया है पोस्टुलेट्स, ठीक है, सम ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर सिटेड बिलो। उपरोक्त अवधारणाओं में से एक डाल्टन परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, उससे पहचानना है, मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो डाल्टन का हिस्सा नहीं है। तो डाल्टन ने क्या बताया था, पहला पॉइंट, किसी दिए हुए शुद्ध पदार्थ के अंतिम कण जिसे परमाणु कहते हैं रासायनिक रूप से एक समान होते हैं, सही बात है। परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, सही बात है। परमाणु यद्यपि रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर होता है। और चौथा, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु का स्वभाव नहीं बदलता है बल्कि वे पुनर्विन्यासित हो जाते हैं। तो भैया थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, थर्ड। कह रहा है कि परमाणु रासायनिक रूप से एक जैसे होते हैं, उनके भारों में मामूली अंतर होता है, मतलब समभारिक या समस्थानिक, समभारिक डाल्टन ने नहीं बताया, समभारिकों के बारे में डाल्टन ने नहीं बताया। उन्होंने तो बोला कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार और द्रव्यमान में समान होते हैं, ये बताया था डाल्टन साहब ने। तो ये डाल्टन की अवधारणा का हिस्सा नहीं है। Which of the element is placed in group first A? या आई थिंक अगर ऐसा ही पेपर है, पेपर में अगर ऐसा ही आया है फर्स्ट ए, तो मेरे हिसाब से इसका कोई आंसर ही नहीं होगा, इसका कोई आंसर ही नहीं होगा 20वें क्वेश्चन का। ये आई थिंक जो पेपर यहाँ जहां से भी इन्होंने उठाया हो या जहां से भी लिया हो, या अगर आयोग का भी हो तो मुझे नहीं पता, यहाँ आई थिंक क्या होना चाहिए, थर्ड ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थर्ड ए। ये मैंने देखा, मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, यहाँ थर्ड ए होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में, थर्ड ए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो थर्ड ए पर है। और मॉडर्न 18 समूह आवर्त सारणी जो है, मॉडर्न आवर्त सारणी में 13वें समूह पर है और वो होता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम फर्स्ट ए में थोड़ी होता है, क्षारीय धातु थोड़ी एल्यूमिनियम। तो ये मुझे लगा अगर फर्स्ट ए था तो फिर तो ये क्वेश्चन गया बोनस में, लेकिन अगर फर्स्ट ए नहीं था या थर्ड ए था, टाइपिंग मिस्टेक है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, थर्ड ए अगर होगा तो आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एटॉमिक साइज इंक्रीज द नॉन मेटल प्रॉपर्टीज, बोलो भैया, आकार बढ़ने के साथ ऊपर से नीचे, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, कितनी बार इसको पढ़ा है तो समझ में आएगा कैसे। अब आज समझ में आएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भैया ये क्वेश्चन ही गलत है। कह रहा है ऐसा कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो फर्स्ट ए में होता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो 13वें ग्रुप में होता है। तो इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो फर्स्ट ए का है और यूं जो है थर्ड में ग्रुप में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है दादा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ थर्ड ए होगा और 13th ग्रुप होगा तो आंसर उसका एल्यूमिनियम होगा।
ठीक है। चलिए, क्या होता है ऊपर से नीचे परमाणु का आकार, ऊपर से नीचे धात्विक गुण बढ़ते हैं और अधात्विक गुण घटते हैं। तो अधात्विक गुण क्या होते हैं, घटते हैं। ऊपर होते हैं अधातु, बीच में होते हैं उपधातु और उसके नीचे होते हैं धातु। तो धात्विक लक्षण बढ़ता है और अधात्विक लक्षण कम होता है जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। 2.3 ग्राम सोडियम में उपस्थित ग्राम परमाणुओं, ग्राम परमाणु का मतलब होता है मोल। ग्राम परमाणु, देखो मोल कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था सिलेबस में, फिर भी मैंने पढ़ाया उसको जानबूझ के, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी के अंदर, 2 क्वेश्चन पूछे हुए, इनफैक्ट एक नहीं 2। 2.3 ग्राम सोडियम में मोल, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे जीएमएम या जीएम। तो मोल हो गया 2.3 और सोडियम का परमाणु भार हो गया 23, कितना गया 0.1 मोल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यस, 0.1 मोल, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां कह रहा है इन कोल्ड वेदर एंड ऑटोमोबाइल्स, मतलब ठंड के मौसम में लेड संग्रह बैटरी युक्त स्वचालित वाहनों में कभी कभी आरंभिक व्यवधान आ जाता है। मतलब सर्दियों के अंदर जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी बैटरी जो है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाती है, बहुत बार हमें सेल्फ देना पड़ता है, तब कहीं जाके वो गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जब विंटर होती है उस समय आयनों का जो माइग्रेशन होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ताप कम होगा आयनों की गतिशीलता कम हो जाएगी, आयनों की गतिशीलता कम हो जाएगी और गतिशीलता कम होगी तो आयन धीरे चल पाएंगे, है ना, आयन थोड़ा धीरे चल पाएंगे। धीरे चलेंगे तो एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड तक पहुंचने में वक्त लगेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी गतिशीलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी कोई चीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। एक्स और वाई रेडियो समस्थानिक है 83,212 के। अल्फा और बीटा उत्सर्जन के बाद रेडियो उत्पाद बनाते हैं। एक्स और वाई दोनों आगे क्षयित होकर समान उत्पाद जेड बनाते हैं। यह उभयनिष्ठ जेड एक समस्थानिक होता है। आइए, अपने पढ़ा था नियम, विस्थापन नियम, क्या पढ़ा था हमने? आजकल फ्यूल में इग्निशन पॉइंट बढ़ा देता है यूरिया, यूरिया जो होता है ना ज्वलन ताप बढ़ा देता है, इग्निशन पॉइंट जो है उसका वो बढ़ा देता है ज्वलन ताप। तो नॉर्मली वो फ्यूल जो है ज्यादा गर्मी हो तो वो जलता नहीं है अपने आप ही। दूसरा, यूरिया जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है, आर्द्रता ग्राही होता है। अगर उसमें नमी होती है तो वो नमी को, सबसे बढ़िया आर्द्रता ग्राही होता है यूरिया, नमी को सोख लेता है, इसलिए उसमें यूरिया का उपयोग करते हैं। क्या आंसर होगा भैया इसमें? इसमें आंसर ये होगा, देखो पहले इसमें से एक अल्फा गया तो यहाँ 4 का फर्क पड़ेगा, तो x जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा x 83 की जगह 81 और 212 की जगह 208। y में से बीटा माइनस गया, बीटा जाएगा तो एक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि y हमारा हो जाएगा 84 और 212, परमाणु भार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वापस अब ये एक अल्फा निकाल रहा है, ये एक अल्फा निकाल रहा है, तो z बन जाएगा आपका क्या 82 और 212, और ये बीटा निकाल रहा है तो एक बढ़ जाएगा, यानी कि यहां पर वापस z हो जाएगा 82 और 212, और 82 212 पे कौन आता है? 82 212 पे लेड आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी 82,212, 82 212। एक अल्फा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। बीटा निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, लेकिन परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। Who postulate that the momentum of an electron in an atom is quantized? कह रहा है किसने बताया कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटाइज होता है, एनर्जी क्वांटाइज होती है या संवेग क्वांटाइज होता है? तो क्वांटीकरण का सिद्धांत सबसे पहले बोहर ने यूज किया था। बोहर ने बताया था कि भैया
जो नाभिक होता है उसके चारों ओर जो कोश होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटाइज होते हैं, उनकी ऊर्जा फिक्स्ड होती है और उन फिक्स्ड ऊर्जा के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, क्वांटाइज्ड पाथ में घूमता है। नील्स बोर के द्वारा ये बात बताई गई थी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। ऑल एल्कली मेटल हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन इन एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया। ये भी आपको मैंने एस ब्लॉक में पढ़ाया कि जब क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु को अमोनिया में रखा जाता है, 208 की जगह 212 कैसे आ गया, कहां पर आ गया भैया 212 208 की जगह? यहां एक तो ये इन्होंने बनाने में कोई दिक्कत की होगी। इधर कितना है 212, 208 ही आएगा ना, दोनों तरफ 208 ही आएगा। ये होगा Z82 और अल्फा निकला है तो 208 और मैंने 212 गलती से लिख दिया, और इधर भी होगा Z82 और 208 है ना, 82 208 होगा। अरे रेडिएशन बोलो या रेडिएशन ही होता है ना, बोर कॉन्सेप्ट तो रेडिएशन पर ही तो बेस्ड था। बोर कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलिए क्या बताया था, अनुचुंबकीय, बी ऑप्शन सही होगा। कोई भी क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु अगर अमोनिया या अमोनिया के विलयन में जाता है तो वो एक नीले रंग का विलयन बनाता है जो अनुचुंबकीय और बहुत अच्छा एक अपचायक होता है और विद्युत का सुचालक होता है। इस बार भी पढ़ के जाइएगा भैया, इसमें से सवाल इस बार भी एग्जाम में आपको मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आपको मिलेगा, अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगा, अगर क्वेश्चन यही था और यही है तो इसका कोई आंसर नहीं है। डबल डिकम्पोजिशन कह रहा है, द्विक अपघटन कौन सी अभिक्रिया में हो रहा है, डबल डिकम्पोजिशन कौन सी अभिक्रिया में हो रहा है? इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक। इसका कोई उन्होंने आंसर दिया है तो कुछ दिया होगा। इंफॉर्मेशन मुझे लगता है पूछा जाएगा इसमें से, टॉपिक तो मैंने बताया आपको कि पूछा जाएगा, आप अच्छे से इसको पढ़ के जाना। सर H2CO3 नहीं, देखो वह ये क्या होता है, द्विक अपघटन बताए क्या होता है। द्विक अपघटन में क्या होता है, दो आयनिक यौगिक होते हैं, है ना, दो यौगिक होते हैं। जैसे द्विक अपघटन हम इसको बोलते हैं, जैसे NaCl प्लस AgNO3, ये दो नॉर्मली आयनिक यौगिक होते हैं और इन दोनों में से कुछ भाग जो है वो आदान प्रदान होता है, तो बन जाता है NaNO3 और साथ में बन जाता है AgCl। इसको हम द्विक अपघटन कहते हैं। आयनिक यौगिकों में दोनों में से कुछ न कुछ आदान प्रदान होना, दोनों में से कुछ न कुछ आदान प्रदान होना जो है उसे बोलते हैं हम उसे हम बोलते हैं क्या चीज, द्विक अपघटन। आपस में दोनों आयनिक भी होने चाहिए, आंसर अगर दिया होगा मुझे नहीं लगता, बट कॉन्सेप्ट ये है, दो आयनिक यौगिकों में कुछ कुछ भाग का अगर आदान प्रदान होता है तो उसे हम द्विक अपघटन कहते हैं। डबल डिकम्पोजिशन की तो परिभाषा भैया यही होती है, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन तो इसी को बोलते हैं, द्विक अपघटन। चलिए जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा, मुझे इसमें से कोई आंसर नहीं लगा, अगर ये होता तो मैं इसको करेक्ट करता। ये वाला अगर दे रखा है तो भी ये सही नहीं है, तो खाली डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको हटा रहा है कॉपर को और कॉपर यहां से हट रहा है, तो इसको तो खाली विस्थापन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट ही तो डबल डिकम्पोजिशन होता है। द्विक अपघटन बोलो या द्विक विस्थापन बोलो एक ही बात है, द्विक अपघटन या द्विक विस्थापन एक ही बात है, दो अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही चीज होती है, एक ही बात होती है। हाँ मैंने देखा काफी बुक्स में आंसर जो है इसका डी दे रखा है, पर जो कॉन्सेप्ट है डबल डिकम्पोजिशन का वो ये होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन एक ही चीज होती है। आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा समूह सम न्यूट्रॉनों का है, बताइए भैया। विच पेयर इज
आइसो न्यूट्रॉनिक पेयर, सम न्यूट्रॉनों का युग्म है। किसने किया? ये तो बहुत इजी था। सम न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ये घटा के देख लो, ये घटा के देख लो, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 11 से, तो ये 12 आ गया, 12 24 तो ये 12 आ गया, है ना। ऊपर वाला परमाणु जो भार है, ठीक है, उसमें से माइनस आउट कर लीजिए। एक बार आप चेक कर लेना, है ना, नेट पे उसमें डालना, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ डबल, व्हाट इज द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो आपको यही एग्जांपल सबसे पहले लाके देगा। NaCl प्लस NaOH प्लस H2SO4 गिव्स NaCl प्लस जो है H2O, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी को डबल डिकम्पोजिशन, मतलब दोनों के दोनों डिकम्पोज हो रहे हैं, ये वाला कंपाउंड भी डिकम्पोज हो रहा है, ये कंपाउंड भी डिकम्पोज हो रहा है, उसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन, और वही चीज ये होती है। तो इसमें से कोई ऑप्शन, मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऑप्शन करेक्ट था, फिर भी अगर कुछ होगा उसमें मैं आपको फिर से एक बार रिकंसल्ट कर लूंगा कि ये चीज होनी चाहिए थी इसमें, क्योंकि इट इज लाइनिंग ऑफ 9th क्लास एनसीईआरटी, 9th क्लास की एनसीईआरटी की ये लाइनिंग है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन, दोज रिएक्शंस इन विच सम पार्ट ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एक्सचेंज टुगेदर इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन और डबल जो है डिस्प्लेसमेंट। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का लाइन लिया हुआ है। तो इसका तो हो गया भैया 28। आ जाइए 29 पे। यदि एक उदासीन परमाणु 2k इलेक्ट्रॉन है, 8l इलेक्ट्रॉन है और 6m इलेक्ट्रॉन रखता है, तो उसके पास क्या होंगे? p, d और s कितने होंगे? देखो इन सबको आप कुछ भी मत करो, इन सबको जोड़ दो, 2 8 6 जोड़ दो, बस कितने हो गए? 10 और 6 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, 10 2 12 और 4 16 p4, बस हो गया, ठीक है। ये 16 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए इसमें p4 सल्फर के अंदर। तो बताइए s इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 4 6, s के इलेक्ट्रॉन हो गए 6, p के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 और 4 10, d के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0, d में कोई आया ही नहीं, d में कोई आया ही नहीं, तो c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 10 एंड 0, 6 10 एंड 0 इज योर राइट आंसर। COCl3.5NH3 में आयनों की संख्या क्या होगी? COCl3.5NH3 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है भैया, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ना एग्जाम में, C एग्जाम्पल के तौर पे CONH3 होल 5, एक Cl अंदर और 2 Cl बाहर। कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 होती है, तो 5 तो अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आयनित नहीं होता है, ये एक आयन के रूप में रहेगा, और क्लोरीन आयनित होगा तो 2 आयन क्लोरीन के बनेंगे, एक आयन इसका खुद का बनेगा। टोटल आयनों की संख्या बनेगी इसमें 3, 30 का ऑप्शन होगा बी। टोटल नंबर ऑफ आयन्स जो है इसमें करेक्ट, तो 30 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 3 आयन बनेंगे। क्लियर?